Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Thoughts. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, उनके डायमेंशंस क्या होते हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स. यानी कि यूनिट्स जो हैं और डायमेंशंस हैं उनकी हमें जरूरत क्यों पड़े. किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम किसी शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर को जाकर बोलते हैं कि हमें कुछ चावल चाहिए. ठीक है. सो जो चावल चाहिए वो कितने चाहिए हमें, जब एग्जैक्टली हम उसकी एक क्वांटिटी बताएंगे तभी हमें शॉपकीपर जो है वो चावल दे पाएगा. मान लेते हैं हमने बोल दिया कि कुछ चावल चाहिए. सो इस बात की कोई सेंस नहीं बन रही है कुछ चावल चाहिए, कम चावल चाहिए, ज्यादा चावल चाहिए. सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है. फिर मान लो हमने बोल दिया कि हमें 5 चावल चाहिए. सो 5 चावल चाहिए, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा. क्या करें, शॉपकीपर जो है वो क्या करेगा, 5 दाने उठा के चावल के और आपको दे देगा. ठीक है. सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. सो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब किसी भी प्रॉपरली प्रॉपरली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूनिट्स को डिफाइन किया गया. दैट मीन्स अगर हम बोलते हैं कि हमें 5 किलो चावल चाहिए, नाउ दिस मेक सेंस. यानी कि 5 किलो चावल चाहिए हमें. सो आसानी से जो शॉपकीपर है वो हमें 5 किलो चावल दे देगा. ठीक है. इसी तरीके से और भी कोई चीज है जैसे कि डिस्टेंस है. किसी एक पॉइंट से लेके मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. ठीक है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है. तो हमने इसकी डिस्टेंस मेजर करी. कितनी डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है. सो दो कोई सेंस नहीं बना रहा ये. 2 किलो डिस्टेंस है. दिस डज नॉट ऑल्सो मेक एनी सेंस. क्योंकि जो किलोग्राम जो ऐसा यूनिट है वो किसकी यूनिट है, हमारे पास मास की यूनिट है. ठीक है. और हमें क्या मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है. सो जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ है उसके लिए अलग से यूनिट को हमें डिफाइन करना पड़ा. दैट इज किलोमीटर या फिर मीटर. ठीक है. इस तरीके से या फिर फुट. इस तरीके से हमें डिस्टेंस के लिए अलग से यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ा. ठीक है. इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक बच्चा है वो पढ़ रहा है. ठीक है. सो किसी ने पूछा कि वो कब से पढ़ रहा है. तो किस तरीके से बताएंगे हम कि वो कब से पढ़ रहा है. 1 घंटे से पढ़ रहा है, एक एक से पढ़ रहा है, 2 से पढ़ रहा है. एक से पढ़ रहा है का मतलब कोई सेंस नहीं बन रही. सो हम किस तरीके से बताएंगे इसको, 1 घंटे से पढ़ रहा है, 1 आवर से पढ़ रहा है या फिर 2 आवर से पढ़ रहा है. ठीक है. सो इसी तरीके से मतलब कि टाइम को डिफाइन करने के लिए एक उसके लिए अलग से यूनिट्स की जरूरत पड़ी है. ठीक है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ी. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि मान लो हमारे पास लेंथ है. लेंथ है तो उसके लिए ऐसा ही उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है या फिर फुट हो सकती है. उसी तरीके से टाइम के लिए यूनिट क्या होगी, आवर हो सकती है. ठीक है. सेकंड हो सकती है और मिनट हो सकती है. अब हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 kg. ठीक है. यहाँ पे हमने क्या लिखा, जैसे कि डिस्टेंस थी, डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर. ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 आवर. तो हर चीज के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज, एक पैटर्न जो है वो कॉमन पैटर्न आ रहा है. वो कॉमन पैटर्न क्या है, यहाँ पे भी एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है. ठीक है. उसके आगे फिर क्या लिखी हुई है, यूनिट्स लिखी हुई है. यहाँ पे जैसे किलोग्राम है, किलोमीटर है, आवर है. ठीक है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक नंबर की जरूरत पड़ती है और एक किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज हाउ कैन वी डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए या फिर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो नंबर की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, और दूसरा किसकी जरूरत पड़ती है, उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके लिए यूनिट्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डिफाइन करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लिखना है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सो अब जो ये यूनिट्स हैं इनको इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। दे हेल्प इन एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिजिकल क्वांटिटीज एक्यूरेटली, यानी कि तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली अगर हमें मेजर करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं, और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। So I hope this is clear to all. Now let's move to the next slide. So our next slide is system of units. So system of units क्या होता है? मतलब जो हिस्टोरिकली जो यूज की जाती थी, वो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, और एसआई सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अभी इनको एक एक करके समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे कि सीजीएस, सी जी एस, सी से हम क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एंड एस से क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी कि सीजीएस सिस्टम जो है यूनिट्स का वो सिस्टम है जहां पे हम लेंथ को तो किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर सेकेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि एफपीएस सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, और टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। थर्ड जो सिस्टम है हमारे पास वो क्या है, एम के एस। ठीक है, एम के एस के अकॉर्डिंग लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, और मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, दैट इज केजी, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि पहले यूज किए जाते थे। ठीक है, सो फर्स्ट क्या था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। देन है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, एंड टाइम इन सेकेंड। So I hope these three system of units are clear to you. Now we will discuss the most important system of unit, that is SI system. SI system क्या होता है हमारे पास, this is the standard international system adopted worldwide. ठीक है, एसआई सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हमें लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ की बहुत सारी यूनिट होती हैं। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग हमने देखा, सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है, एंड फुट होती है। अलग अलग जो है लेंथ की यूनिट हमारे पास होती है। इसी तरीके से मास के लिए भी हमारे पास बहुत सारी यूनिट है, ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है, या फिर पाउंड है, या फिर और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, सो इस तरीके से मतलब इन यूनिट्स के साथ हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए क्या दिया गया, एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो एसआई सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि जो कि वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया गया है। दैट मीन्स एसआई सिस्टम यानी कि किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट दी गई है तो वो क्या है, हर एक मतलब वर्ल्ड की दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द एसआई सिस्टम। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट है, जैसे कि लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है।
ठीक है, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे कि लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट्स के टर्म में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेनली टू टाइप होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो बेसिक क्वांटिटीज होती है, दे आर 7 इन नंबर्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनको हम किसी दूसरे की हेल्प से, दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जिनको हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी है, जैसे कि फोर्स है। ठीक है, सो आगे हम अच्छे से इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। सो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिनकी ऐसा यूनिट दी हुई है। लेंथ है, जैसे कि फर्स्ट कौन सी है, लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है, यानी कि किसी भी जो टाइप की लेंथ है या फिर डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, सभी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, देन है मास। सेकंड इज मास। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। थर्ड इज टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। एंड फिफ्थ इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास, केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मोल। एंड लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, कैंडला। सो ये जो है, ये क्या है, 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी से। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट मीन्स 7 बेसिक यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं, जो कि ना तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बेस यूनिट्स, यानी कि बेस यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, सो ऐसे यूनिट्स जो कि ना तो फंडामेंटल होती है और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। सॉलिड एंगल है, उसकी क्या होती है, स्टीरेडियन होती है। सो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में कि इनके यूनिट तो होती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती है कोई भी। ठीक है, सो ऐसी क्वांटिटीज जो ना तो फंडामेंटल होती हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, वो ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है, सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होती है, उनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशंस नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, जिस तरीके से हम ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, डेराइव्ड यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके टर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारे पास, लेंथ, मास एंड टाइम। और ये सारी चीजें हमारे पास क्या थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। अब जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। दैट मीन्स वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो मीटर क्या था, एक फंडामेंटल यूनिट थी हमारे पास, और सेकंड भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि वेलोसिटी को हमने किसकी टर्म में लिखा है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी उनकी टर्म में हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैसी यूनिट है, एक डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स है। फोर्स में, फोर्स की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ऐसा यूनिट तो फोर्स की न्यूटन होती है, इसमें तो कहीं पे भी हमें फंडामेंटल यूनिट्स नहीं दिख रही है। लेकिन फोर्स जो है एक्चुअल में होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो मास की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दैट मीन्स न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि न्यूटन को भी हम क्या लिख सकते हैं, इन यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स है। ठीक है, सो न्यूटन भी हमारे पास कैसी यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जूल को भी हम किस में लिख सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से प्रेशर की क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो डेराइव्ड यूनिट हमारे पास कौन सी होती हैं, जिनको हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, dimensions express a physical quantity in terms of fundamental quantities। यानी कि डायमेंशंस क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिख सकते हैं, वो वही क्या होती है, उसकी डायमेंशन होती है। जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मास, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ए मान लेते हैं, लेंथ एंड टाइम, इनके टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मास को हम कैसे लिखेंगे, एम से लिखेंगे। ठीक है, और कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस है, दैट मीन्स डायमेंशन जो है हमेशा हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कोई भी डायमेंशन है उसको हमेशा हम कहाँ पे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। ठीक है, सो मास के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम। लेंथ के लिए क्या हो जाएगी, एल। ठीक है, एंड टाइम के लिए टी। ठीक है, लेंथ जो है, किसी भी टाइप की लेंथ है, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, सभी लेंथ को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको हम, इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, टाइम के लिए क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। सो अब हम वेलोसिटी के डायमेंशन देखते हैं। वेलोसिटी में ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। देन डिवाइड में क्या है हमारे पास, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल की पावर हमारे पास कितनी है, 1, तो L1 लिख सकते हैं। टी क्या है हमारे पास, नीचे डिवाइड में है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, और एम क्या है हमारे पास, एम यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स की डायमेंशन हम देखेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास की ऐसा यूनिट, सॉरी, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज m0, L1 एंड t -1।
ठीक है। डिवाइड में टाइम है हमारे पास, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। नाउ ए जो है दैट इज एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, m0, L1 है यहाँ पे, L1, और यहाँ पे क्या है, t-1, और एक t नीचे है, तो ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 ऑलरेडी है, सो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 t-2। ठीक है। नाउ यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम के लिख दी है हमने, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, L1 और t-2। ठीक है। सो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, m1, L1 और t-2। ठीक है। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ अब हम कुछ और डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन डिस्कस करेंगे। सो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी टाइप की एनर्जी ले सकते हैं। जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ½ mv²। ठीक है। सो ये जो हाफ है ये क्या है, एक नंबर है, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। सो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, m1 हो जाएगी। ठीक है। v है हमारे पास, v की डायमेंशन क्या होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 और t-1। ठीक है। और इसकी क्या है, पावर 2। सो ये क्या हो जाएगा, m1, L1 और t, सॉरी L, इसका पावर कितनी है, 2 है, सो दिस विल बी L², एंड t की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं प्रेशर की डायमेंशन निकालते हैं। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो फोर्स की डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज m1, L1 और t-2। ठीक है। अगर ये आपको याद रहती है डायरेक्ट फोर्स की डायमेंशन क्या थी, तो अच्छा है, ताकि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर याद नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे, फिर यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन पुट करेंगे, देन प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है। अब क्या है, एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। सो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ब्रेड्थ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है। ठीक है। सो इसके भी मतलब लेंथ है या फिर डिस्टेंस है एक टाइप की, सो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। ठीक है। सो एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L² होती है। ठीक है। सो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1, L1 पहले से है हमारे पास ऊपर, नीचे क्या है, L2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, सो दिस विल बी L-1। ठीक है। L1 था ऊपर और नीचे क्या था, 2 था, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 1 था पहले से, 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सो 1 - 2 -1 आ जाएगा, और t की यहाँ पे कितनी पावर है, -2। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है। सो इसी तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, m1 L2 t-2। सो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि किसी भी टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी होती है, उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है, m1 L2 t-2। ठीक है। अगर नहीं है, लाइक जैसे कि अगर एमसीक्यू दे रखा है तो डायरेक्ट हम टिक कर देंगे m1 L2 t-2। अगर सब्जेक्टिव में है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी ऐसा यूनिट हमेशा क्या होती है, m1 L2 t-2। ठीक है। नाउ वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, वर्क, वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है। ठीक है। सो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, m1 L1 और t-2। ठीक है। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, दिस इज ऑल्सो L। सो ये क्या हो जाएगी, m1 L2
और T-2। ठीक है। सो यहाँ पे हम एक और सिमिलरिटी देखेंगे। वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन जो है हमारे पास क्या है, सेम है। सो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि वर्क है और या फिर किसी भी प्रकार की एनर्जी है, उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। वर्क की और एनर्जी की यूनिट भी हमारे पास सेम होती है, दैट इज जूल होती है। ठीक है। सो क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए इसकी यूनिट भी सेम होती है और डायमेंशन भी सेम होती है। सो आई होप डायमेंशनल एनालिसिस किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें किसी भी चीज की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, दिस इज क्लियर टू ऑल। और अब आप डायमेंशन अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is applications of dimensional analysis. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी जो डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि किसी भी टर्म को अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए एंड बी। तो ए और बी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इनकी जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि ए की डायमेंशन मान लेते हैं हमारे पास एल है, ठीक है, और बी की जो डायमेंशन है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, एल होनी चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। सो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, P इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई ए और प्लस ए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सो इसके अंदर मतलब इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दे देगा। पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। ठीक है। एफ क्या है, फोर्स, और ए क्या है, एरिया है। ठीक है। पी हमारे पास प्रेशर, एफ क्या है, फोर्स है, और ए क्या है, एरिया है। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दे दी। अब हमसे पूछेगा कि यहाँ पे ए क्या है, ए की डायमेंशन क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है। सो ए की डायमेंशन क्या होगी ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके जो डायमेंशन है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एफ डिवाइडेड बाई ए है। सो एफ की डायमेंशन हमें पता है, ए की भी डायमेंशन हमें पता है। सो इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं इजीली। एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ डिवाइडेड बाई ए, इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास M1, L1 और T-2। ठीक है। एल ए है एरिया, सो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ठीक है। सो इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी M1, L-1 हो जाएगी। ठीक है। नीचे 2 था और ऊपर 1 है, और T क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ F डिवाइडेड बाई ए। सो इससे हम क्या बता सकते हैं कि अगर F डिवाइडेड बाई ए की डायमेंशन ये थी, तो ए की भी डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, M1, L-1 और T-2। और ये किसकी डायमेंशन होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ए जो है यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, प्रेशर है। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी इक्वल में है हमारे पास, जो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल में है उसकी भी क्या होगी, डायमेंशन हमेशा सेम होगी। ठीक है। सो अगर इसको इतना कैलकुलेट करने की बजाय अगर हमें प्रेशर के डायमेंशन याद है तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ए की भी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू जो प्रेशर की डायमेंशन है वही हो जाएगी। ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका।
मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है v इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई c प्लस टी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और हम यहाँ पे हमसे पूछी जाती है कि ए बी एंड सी की डायमेंशन क्या है। ये तीनों जो क्वांटिटीज है इनको डिफाइन करना है कि ये क्या है। ठीक है, वेलोसिटी है, टाइम है, या फिर लेंथ है, जो कुछ भी है इन क्वांटिटीज को हमें बताना है। ठीक है, सो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, पीओएच हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो v है इसके बारे में बताया गया है कि v क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम। ठीक है, a b c के बारे में हमें पता करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल v वेलोसिटी है, तो v की जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, L1 और t माइनस वन। ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई c प्लस t है हमारे पास। ठीक है, सो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि जो a है इसके मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसके जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, v के इक्वल होगी। ठीक है, सो a की डायमेंशन हमें पता चल चुकी है कि a की जो डायमेंशन है वो क्या है, L1 t माइनस वन है। ठीक है, नाउ हमें पता लगाना है कि b और c प्लस b डिवाइडेड बाई c प्लस टी की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, अब b डिवाइडेड बाई c प्लस टी ये क्या है, a के प्लस में है, तो अगर ये दोनों हम ऐड कर रहे हैं तो इनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, सो अगर ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो इनकी इसकी जो b डिवाइडेड बाई c प्लस टी है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, L1 और t माइनस वन। ठीक है, क्योंकि जो किसी भी दो क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, सो a की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन क्या होगी, b डिवाइडेड बाई c प्लस टी की हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे t हमारे पास क्या है, टाइम। सो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है। ठीक है, सो टाइम की डायमेंशन टी होती है, और इसको हमने क्या किया हुआ है, सी के साथ ऐड किया हुआ है। तो यहां से हमें एक बात और पता चल गई कि जो सी है और टी है उसकी दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं सो डायमेंशन ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, सो सी की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, टी आ गई। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, b डिवाइडेड बाई c की जो डायमेंशन है वो क्या है, t है। ठीक है, और यहाँ पे जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या है, l t माइनस वन है। ठीक है, सो इस t को अगर हम इधर लेके जाते हैं सो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू l t माइनस वन, और यहाँ पे इसके साथ में क्या आ जाएगा, t। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड में था तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ये t माइनस वन है और ये क्या है, t वन है। सो माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। सो b की जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, a b और c तीनों की डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। a की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, l t माइनस वन आ गई। b की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, l, और c की डायमेंशन क्या आ गई, t। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यानी कि हमारे पास a जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, c क्या है, टाइम, और b जो है वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Now, let us discuss applications of dimensional analysis. So, our first application is to check the correctness of an equation. यानी कि किसी भी इक्वेशन को करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस में से इक्वेशन है। ठीक है, ऑलरेडी हम जानते हैं ये करेक्ट है, लेकिन हम चेक करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की जो यूनिट है, डायमेंशन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है,
नाउ u जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है? u इज इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी है या फिर फाइनल वेलोसिटी है, किसी भी टाइप की वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशन क्या होती है? L1 t-1। ठीक है, फिर है हमारे पास t, दैट इज टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? t। ठीक है, नाउ हाफ, ये इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, सो प्लस ए की डायमेंशन क्या है? ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? L t-2। ठीक है, देन t क्या है? टाइम। सो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t। और यहाँ पे क्या है इसके साथ? स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करेंगे, सो L विल बी इक्वल्स टू L t-1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? t। सो t और t-1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या था? पावर -1 थी और यहाँ पे पावर +1 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? L प्लस, यहाँ पे है हमारे पास L t-2, और ये t ब्रैकेट के बाहर है, ये स्क्वायर ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? t² इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? t की पावर -2 है और t की पावर +2 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आएगा? 0 आ जाएगी t की पावर। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच गया? L बच गया। ठीक है, सो अब हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि LHS जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सो किसी भी फॉर्मूले का अगर हमें करेक्टनेस चेक करनी है तो किस तरीके से करेंगे? जितने भी क्वांटिटीज हमारे पास दी गई हैं सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर अगर हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन अगर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या है? रोंग है। ठीक है, सो हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है R/mv²। सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है mv² / r। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन मान लेते हैं, सो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? F=, m/v² - r दिया हुआ है। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का या फिर किसी भी टाइप का फोर्स है उसकी डायमेंशन हमें पता है कि क्या होती है? m1, L1 और t-2। ठीक है, सो ये होती है डायमेंशन हमारे पास फोर्स की। नाउ ये जो सभी फॉर्मूले हैं इसमें हम चेक करेंगे कि डायमेंशन क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन में देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? m/v² - r। v की डायमेंशन और r की डायमेंशन सबसे पहले क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। v की डायमेंशन और r की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है? अलग होती है। तो इनको हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास हट गया। नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? R/mv²। r क्या है हमारे पास? डायमेंशन हो जाएगी इसकी L। ठीक है, m की डायमेंशन m हो जाएगी। v क्या है? वेलोसिटी। सो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L t-1। ठीक है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m-1। ठीक है, सो यहां से हम देख सकते हैं m-1 आ रहा है, तो आगे हमें करने की जरूरत है ही नहीं। m-1 आ रहा है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में क्या है? m+1 है। सो दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अब हमारे पास बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं फिर भी। mv² / r है। ठीक है, सो m
डायमेंशन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, v स्क्वायर की क्या हो जाएगी, l, और t माइनस वन। ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, r, दैट इज डिस्टेंस है r। सो r की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, m1, l1 था यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर है ना यहाँ पे, सो l, ठीक है, एल टी माइनस वन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो L1 नीचे है हमारे पास, और ऊपर क्या है, L2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो। ठीक है, सो नीचे वाला एक माइनस होएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे t माइनस टू है, सो दिस विल बी t माइनस टू। ठीक है, अब इस डायमेंशन को हम फोर्स की डायमेंशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे, सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ let us discuss the next application of a dimension. So, our next application of dimensional analysis is derivation of formula of any quantity. Sorry, our second application is conversion of units from one system to another. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, नंबर इनटू में उसकी यूनिट लिखते हैं। ठीक है, सो अगर कोई भी दो यूनिट, अलग अलग यूनिट हैं, सो मान लेते हैं N1 U1, ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम के अंदर है। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, N2 U2, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है हमारे पास। सो यूनिट अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके नंबर भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन क्वांटिटी अगर हमारे पास सेम है, तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। ठीक है, सो N1 U1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 U2। N1 U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम के लिए, यानी कि जिस तरीके से हमने पीछे डिस्कस किया था, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सो उसके अकॉर्डिंग N1 U1 जो है वो किसी फर्स्ट एक सिस्टम के अंदर मान लेते हैं, सेकेंड सिस्टम के पास हम सिस्टम में हमारे पास क्या है, N2 U2। ठीक है, सो N2 विल बी इक्वल्स टू N1 U1 और डिवाइडेड बाई U2। ठीक है, U1 जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं U1 क्या हो जाएगा, M1 इसकी पावर A, और L1 पावर B, T1 पावर C। ठीक है, सो फर्स्ट जो यूनिट है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सेकंड है, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M2 पावर A, L2 पावर B, एंड T2 पावर C। ठीक है, सो दिस विल बी द डायमेंशन इन द सेकंड यूनिट। ठीक है, सो यहां से हम N2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, N2 विल बी इक्वल्स टू M1 और पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C। दिस इज C, एंड नाउ M2 A, L2 B, T2 C। ठीक है, और यहाँ पे N1 आ जाएगा साथ में। ठीक है, नाउ N2 विल बी इक्वल्स टू N1, M1 डिवाइडेड बाई M2, पावर क्या हो जाएगी इसकी, A, एंड L1 डिवाइडेड बाई L2, इट्स पावर विल बी B, C1 डिवाइडेड बाई C, सॉरी, T1 डिवाइडेड बाई T2, दिस विल बी T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, C। ठीक है, M1 M2 L1 L2 और T1 T2, इन तीनों की पावर सेम है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द, टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर। ठीक है, एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। फोर्स की एक यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन से मान लेते हैं हमें किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का।
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 और T-2। ठीक है। नाउ 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। सो न्यूटन के अंदर, न्यूटन जो है वो कैसी यूनिट है? MKS यूनिट है। सो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? M1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है। L इक्वल्स टू हो जाएगा 1 MKS। MKS है। सो मास किलोग्राम में हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी? 1 मीटर। एंड टाइम विल बी 1 सेकेंड। ठीक है। और जो डाइन है हमारे पास वो कैसी है? CGS सिस्टम है। ठीक है। सो CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? M2 हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज L1 एंड दिस इज T1। M2 विल बी इक्वल्स टू 1 ग्राम। L2 इज 1 सेंटीमीटर। एंड T2 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास? N2 इक्वल्स टू N1 M1 डिवाइडेड बाई M2, M1 डिवाइडेड बाई M2। और इसकी पावर कितनी थी? A। A की जगह पे हमारे पास कितनी है अभी पावर? यहाँ पे 1 है। ABC जो था वहां पे, उसकी पावर हमें किसके अकॉर्डिंग देखनी है? जिसका भी हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में जो भी इनकी पावर्स हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। सो M की पावर कितनी है हमारे पास? यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है। सो M1/M2 पावर 1। और L1/L2 इसकी पावर कितनी है? दिस इज ऑल्सो 1। T1 डिवाइडेड बाई T2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है। नाउ M1 M2 L1 L2 इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। N1 की वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन था हमारे पास। ठीक है। सो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। M1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। ठीक है। और इसकी पावर कितनी है? 1। नाउ L1 कितना है? 1 मीटर। एंड L2 इज 1 सेंटीमीटर। एंड इट्स पावर इज 1। T1 इज 1 सेकेंड। एंड T2 इज ऑल्सो 1 सेकेंड। और इसकी पावर कितनी है? -2। ठीक है। नाउ N2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 kg था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और डिवाइड में क्या है? ग्राम है। 1 ग्राम। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 मीटर है। सो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो और डिवाइड में क्या है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। नाउ 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया? N2 इक्वल्स टू 1000 × 100। ठीक है। 1000 × 100 इसको हम क्या लिख सकते हैं? N2 विल बी 10⁵ ठीक है। यानी कि N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10⁵ आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड टाइम। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। दैट मीन्स हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। ठीक है। नाउ आप अर्ग के लिए ट्राई कर सकते हो। दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि जूल से हमें किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो अर्ग जो है हमारे पास वो कैसी यूनिट है? MKS है। और जो सॉरी जूल जो है वो कैसी है? MKS है। और अर्ग कैसी है? CGS है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला डिराइव करना है हमें तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमें फॉर्मूला डिराइव करना है फोर्स का। ठीक है।
क्वेश्चन में हमें ये चीज मेंशन मिलेगी कि ये जो फोर्स है या फिर कोई भी क्वांटिटी जिसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें बोल दिया गया कि जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है जो कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जब भी कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो क्वांटिटी जिसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, नाउ ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वो उसके लिख देंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास पे डिपेंड करता है, मास को हम m मान लेते हैं और एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं। ठीक है, सो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी पावर ले लेंगे x और इसकी पावर ले लेंगे y, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर क्या हो जाएगी x और एक्सेलरेशन की पावर क्या ले लेंगे y, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये m a स्क्वेयर पे डिपेंड a स्क्वेयर है या फिर m स्क्वेयर a है या फिर क्या है, इस चीज का हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, सिर्फ इतना पता है कि जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो हम यहां से ले लेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसकी पावर x और एक्सेलरेशन इसकी पावर क्या हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं k। सो मास की पावर क्या है हमारे पास x और एक्सेलरेशन की पावर क्या है y। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, हम फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 और T-2। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज दी हुई है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख लेंगे। यहाँ पे के जो है ये क्या है हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन हमें नहीं पता, तो के की डायमेंशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो एम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम इसकी पावर कितनी है x। देन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L1 और T-2 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे L1 T-2 और इसकी पावर कितनी है y। ठीक है, नाउ m की पावर x है। ठीक है, m की पावर x, l की पावर कितनी आ जाएगी y और t की पावर कितनी आ जाएगी -2y। ठीक है, अब दोनों साइड से जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो डायमेंशन है हमारे पास, दोनों की पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे m की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे m की पावर कितनी है x है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब l की पावर यहाँ पे कितनी है y, यहाँ पे l की पावर कितनी है 1, सो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ t की पावर यहाँ पे कितनी है -2y और t की पावर यहाँ पे कितनी है -2। वैसे तो आगे करने की नीड है नहीं, हमें हमारे पास दो वेरिएबल थे x एंड y, दोनों की वैल्यू हमें हमारे पास आ चुकी है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम देख लेते हैं। -2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2। सो दिस इज -2। नाउ माइनस माइनस विल कैंसिल आउट एंड टू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो y क्या बचेगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इतना काम हम कर चुके हैं, x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k m की पावर 1 और y की पावर भी सॉरी a की पावर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए की पावर कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, सो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं,
इसके कुछ अदर मेथड होते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट किया गया है कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फोर्स है, यानी कि जो भी क्वांटिटी हमें दे रखी है, वो हम किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो लिख लेंगे। फिर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले, जितनी भी क्वांटिटी है सबका क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। एंड देन सबको इक्वेट कर देंगे। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।